हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। मित्रों, दोस्तों, एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण वंश जिसे कच्छाप घाट वंश के नाम से जाना जाता है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। कच्छाप घाट वंश जिसे कछवा वंश भी कहा जाता है और इसके ओरिजिन पर कई सारी थ्योरियां हैं। कुछ जो शासकों के द्वारा ये कहा जाता है कि कछुआ जो पालक जाति थी या कछुआ मारने वाली जाति थी, उनको हटाकर यहां पर जो वंश स्थापित हुआ उसे कच्छाप घाट वंश के रूप में जाना गया। कुछ जो है अन्य राजपूत और क्षत्रियों से भी यहाँ की जो है थ्योरी जोड़ी जाती है और राजस्थान में भी ये कछवा वंश यानी जयपुर और राजस्थान से भी जोड़कर इस वंश को देखा जाता है। कछवा वंश की यदि बात की जाए, कच्छाप घाट वंश की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में इसकी 3 शाखाएं हुई। पहली जो शाखा है वो सिहोनिया ग्वालियर में विकसित हुई। दूसरी जो शाखा है वो नरवर शिवपुरी राजा नल का क्षेत्र नरवर में विकसित हुई और जो तीसरी शाखा थी वो दोबकुंड यानी श्योपुर के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। तो ओवरऑल कच्छाप घाट वंश का जो शासन है, यदि वो देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, इसके आसपास जो है ये कच्छाप घाट वंश का शासन विकसित रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन शासकों के द्वारा क्या रही, तो ये जो शासक थे कच्छाप घाट वंश के, इनका शासनकाल 10वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। लेकिन कहा जाता है कि इनके द्वारा स्थापत्य कला में सबसे शानदार मंदिरों का निर्माण कराया गया और उसी में ही एक मंदिर है 64 योगिनी, यानी भारतीय संसद का जो डिजाइन जिस मंदिर से लिया गया है वो मुरैना के सिहोनिया में स्थित है। दूसरा कक्कन मठ मंदिर, कहा जाता है कि भूतों के द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया और यदि आप उस मंदिर को ध्यान से देखेंगे, अभी वो मंदिर आपको दिखाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उस मंदिर की दीवार गिरने वाली हो। तो वो दीवार कैसे खड़ी है, तो स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कहीं ना कहीं भूतों के द्वारा निर्मित वो मंदिर है। और कक्कन मठ जो मंदिर है वो कनक देवी के नाम से ही बनाया गया एक शिव मंदिर है। ठीक इसी प्रकार सास बहू के मंदिर की बात की जाए तो ये भी एक स्थापत्य कला का सबसे शानदार नमूना माना जाता है। कहा जाता है कि कच्छाप घाट वंश के शासक जो है सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सामंतता को त्याग दिया। यानी जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने लगा तो धीरे धीरे वो सामंत स्वतंत्र हो गए और उन्हीं का ही आदि पुरुष जो है वो लक्ष्मण देव को माना जाता है। ये कच्छाप घाट वंश का पहला आदि पुरुष माना जाता है। लेकिन वज्रदामन ऐसा शासक था जिसने सिहोनिया से ग्वालियर को अपना राजधानी बनाया, अपना केंद्र बनाया और कहते हैं कि मूल रूप से सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक वज्रदामन ही था। कच्छाप घाट तिलकम की कहीं ना कहीं उपाधि भी इनको इनके नाम से कही जाती है। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, उसके बाद फिर ये चंदेलों के सामंत बने कुछ समय के लिए और फिर उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से शाखा की, स्वतंत्र रूप से शासन किया कई शाखाओं में आगे जाकर। और कहते हैं कि वही ग्वालियर जो शाखा थी उसी से ही कहीं ना कहीं नरवर और दोकुंड में भी जाकर इन्हीं के वंशजों ने शासन किया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सिहोनिया संसद भवन 64 योगिनी के मंदिर को समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इनके शासकों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आप देखिए, इसे देखिए, जहां कहीं भी योगिनी शब्द आए, जहां कहीं भी योगिनी शब्द आए, जहां कहीं भी योगिनी शब्द आता है, जहां कहीं भी योगिनी शब्द आए, तो आप समझना तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित है। याद रखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जबलपुर में भी 64 योगिनी मंदिर है और मुझे कमेंट करके बताना कि किस राजवंश की मैंने चर्चा की थी। यानी मैं बता देता हूं, कल्चरी राजवंश के बारे में जब चर्चा कर रहा था तब वहां पर जो त्रिपुरी शाखा के वंशजों ने उनकी जो एक
महत्वपूर्ण रानी थी, उन्होंने 64 योगिनी का मंदिर बनवाया था। तो एक 64 योगिनी का मंदिर जो है जबलपुर में भी है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कल्चरी वंश का जब हमने पढ़ा था इतिहास। और एक 64 योगिनी का मंदिर ये मुरैना के सिहोनिया के पास स्थित है। ये मुरैना के सिहोनिया, और यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप देखिए ये 64 योगिनी का मंदिर है, ये आप देखिए ये बिल्कुल संसद भवन जैसा दिखता है। और संसद कहा जाता है कि जो संसद भवन है यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, ये संसद जो है इसी को ही देखकर बनाई गई है। संसद भवन जो है वो इसी की ही फोटोकॉपी मानी जाती है। आप ध्यान से देखिए तो आपको चारों तरफ आपको ये पिलर गोल खंबे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर जो बीच बीच में, इनमें एक एक मूर्ति है, और ये जो है 64 मूर्तियां हैं। तो इसीलिए इसे 64 योगिनी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं, सिहोनिया के आसपास, यहाँ पे लोग जो है कम ही जाते हैं, दूर ही रहते हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा केंद्र माना जाता है 64 योगिनी का मंदिर। इसी के साथ आगे देखते हैं। देखिए ये जो है वो मंदिर जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर रहा था, ये शिवालय, ये शिव मंदिर है, इसे ककन मठ मंदिर कहा जाता है। ककन मठ मंदिर कहा जाता है। इसके पीछे की दीवार मैं आपको बताता हूं, ये भी मुरैना में स्थित है। मुरैना में ये भी वही सिहोनिया के पास स्थित है ककन मठ मंदिर। और ये ककन मठ मंदिर जो है आप देखिए कि इसमें जगती पीठ अधिष्ठान यानी जो एक बेस होता है, जो एक जैसे हम कहते हैं कि एक जो चबूतरा होता है, वो पूरा पूरा जो है जिसे कहते हैं नागर शैली के अनुसार बनाया गया है। यानी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो नागर शैली के मंदिर हमें उत्तर भारत में दिखते हैं। तो ये जो शिवालय है ककन मठ मंदिर, इसकी पीछे की दीवार जो है कहा जाता है कि ये जो है भूतों के द्वारा बनाई गई है। आइए इसका एक और डायग्राम देखते हैं। देखिए ये सामने से है ककन मठ मंदिर। मैं बात कर रहा था ये जो प्लेटफॉर्म, इसे जगती, जिसे जगती अधिष्ठान और पीठ कहा जाता है। और इसके ऊपर आप देखिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ये सामने वाला पार्ट को मंडप कहा जाता है, अर्ध मंडप कहा जाता है, और फिर उसके अंदर जो है गर्भगृह कहा जाता है, जहां पर शिव जी की मूर्ति होती है। आगे देखिए इसी में ये जो है ये सास बहू का मंदिर है। ये ग्वालियर में स्थित है, सास बहू का मंदिर है। ये सास बहू का मंदिर है। और आप इसकी नक्काशी देखिए, ये उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों से एक माना जाता है। आप देखिए क्या इसमें वास्तुकला का अद्भुत जो है नमूना इसमें पेश किया जाता है। ये सास बहू का जो मंदिर है ये ग्वालियर के किले में स्थित है, और ये वास्तुकला का अद्भुत जो है नमूना माना जाता है, सास बहू का मंदिर। देखिए ये ककन मठ मंदिर, और आप देखिए इस ककन मठ मंदिर के इस पीछे वाली दीवार को, यहां देखिए ये दीवार टेढ़ी है, यानी ऐसा लगेगा कि ये मंदिर गिर रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, ऐसा लग रहा है ये मंदिर इस साइड झुक रहा है। और यही कारण है, कहा जाता है कि ये भूतों के द्वारा मंदिर बनाया गया था, लेकिन वो अधूरा छोड़कर चले गए थे। आज की डेट में ये जीर्णोद्धार, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है। और आप देखिए यहां से लेकर यहां तक का इस मंदिर का जो अधिष्ठान है, जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आप देखिए ये खजुराहो के मंदिर जैसा विशाल जगती पीठ अधिष्ठान है। और फिर इसके बाद देखिए ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, और फिर ये अर्ध मंडप है, फिर ये मंडप है, और फिर इसके अंदर ये गर्भगृह होता है। तो ये पूरी तरीके से, जैसे हम नागर शैली कहते हैं और इसे हम जो है श्रृंग कहते हैं, ये जो आप देख रहे हो, और श्रृंग उर श्रृंग, और फिर इसके ऊपर इस प्रकार की आकृति होती है। तो ये गर्भगृह है, ये मंडप है, ये अर्ध मंडप है, ये जगती है, ये पीठ अधिष्ठान, ये पूरा नागर शैली का एक जबरदस्त शानदार मंदिर है। आगे देखते हैं इन्हीं को ही, ये देखिए यही वही है, ये सास बहू का मंदिर। ये देखिए ये जो है सबसे श्रेष्ठ जो है कलाकृतियों में से एक माना जाता है, सास बहू का मंदिर, और इसकी ये कलाकृति है, ये वही है ककन मठ मंदिर। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्वालियर में जो कच्छाप घाट वंश है ग्वालियर का, इस कच्छाप घाट वंश की यदि बात की जाए तो इसकी 3 शाखाएं थी। पहली जो शाखा थी वो सिहोनिया की शाखा मानी जाती है, और फिर सिहोनिया से राजधानी ग्वालियर बनाई गई। दूसरी जो शाखा है वो नरवर यानी शिवपुरी में स्थित है, नरवर शाखा शिवपुरी। दूसरी शाखा शिवपुरी की
मानी जाती है जैसे नरबर, और यहाँ के जो राजा थे वो नल थे। और तीसरी जो शाखा है वो दुबकुंड शाखा मानी जाती है, और ये दुबकुंड शाखा श्योपुर, शिवपुरी का पड़ोसी जिला है श्योपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। अब आप देखिए इसके इसके जो शासक थे वो कौन कौन से थे। तो 950 से 900 एडी तक शासन करने वाले थे लक्ष्मण, पहले शासक थे। ये थे कौन? तो ये सामंत थे प्रतिहारों के। ये कौन थे? सामंत थे प्रतिहारों के, ये सामंत थे। उसके बाद किसके सामंत हुए? चंदेलों के। और फिर उसके बाद क्या हुए? ये स्वतंत्र हो गए। उसके बाद ये स्वतंत्र हो गए। अब पहला शासक कौन था? तो लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव को इनका आदि पुरुष कहा जाता है कच्छाप घाट वंश के शासकों को। दूसरा शासक वज्रदामन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने सिहोनिया से ग्वालियर को राजधानी बनाया, और इसे कहा जाता है कि इसने ग्वालियर के किले में विजय दुदुम्भी बजाई, यानी ग्वालियर जिसे गोपाचल गोपाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, और जब उस क्षेत्र को जीता, ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया, तो कहते हैं विजय दुदुम्भी के रूप में इसने उस किले पे खड़े होकर कहा कि मैं यहाँ का शासक हूं। और उसके बाद देखिए मंगलराज, इसके इसमें एक चीज और इसमें हम लोग समझ सकते हैं वज्रदामन में, कि ये पहली बार इसने जो पराधीनता का जुआ था सामंती वाला वो उतार फेंका था। मंगल राज जो था इसने राजस्थान के बयाना को जीता था, यह भी एक अच्छा शासक था। और जो कीर्ति राज था इसके समय में महमूद गजनवी, विद्याधर और चंदेलों का हमें उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार इसने उनको पराजित किया, और आगे जाके चंदेलों से भी कहीं ना कहीं ये इनकी जो अधीनता है, यानी पहले अधीनता स्वीकार करेंगे फिर अधीनता को त्याग देंगे। उसके बाद देखिए यही कीर्ति राज था, इसकी ही जो पत्नी थी उनके ही नाम पर सिहोनिया में ककन मठ मंदिर का बनाया गया। ककन मठ मंदिर जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, और इसे ही शिवालय, शिव मंदिर कहा जाता है। उसके बाद मूलदेव, जिन्होंने अपने आप को चंदेलों की अधीनता से स्वतंत्र कराया, अपने आप को चंदेलों का जो अधीनता सामंत के रूप में कार्य करते थे, और अब मूलदेव ने अपने आप को चंदेलों की अधीनता से स्वतंत्र घोषित किया। उसके बाद देवपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए देवपाल ने 64 योगिनी का जो मंदिर बनवाया, मितावली पड़ावली, आपने सुना होगा ये मितावली, जिसमें संसद भवन को, इस मंदिर को देखते हुए बनाया है। संसद भवन जिसकी कॉपी की गई है वो मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। और इनके ही साथ साथ यहां पर कुछ हमें इनके अभिलेख भी मिलते हैं, जैसे सिहोनिया का अभिलेख, वज्रदामन का सिहोनिया अभिलेख। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि कैसे कच्छाप घाट वंश के शासकों ने शासन किया, वो अपनी राजधानी जो है वो पहले सिहोनिया बनाई, उसके बाद ग्वालियर बनाई, और प्रतिहारों की जो अधीनता है उसका जुआ उतार फेंका। उसके बाद का दूसरा जो इनकी हमें जानकारी मिलती है वो सास बहू अभिलेख से मिलती है, और ये सास बहू जो अभिलेख है वो महिपाल का है, और इनके जो दरबारी है, मतलब महिपाल के द्वारा सास बहू अभिलेख को लिखवाया गया, और इसको लिखने वाले मणिकंठ थे। तो इस प्रकार हमने ये ग्वालियर के कच्छाप घाट वंश को पढ़ने का प्रयास किया। अब इसकी जो दो अन्य शाखाएं हैं उसको मैं पार्ट 2 में लेके आऊंगा, और ढोला मारू की कहानी को भी पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।